आइए बच्चों, नमस्कार। और क्या हाल चाल है। तो आज रसायन विज्ञान का जो चैप्टर है, अम्ल, क्षार और लवण, तो उसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। हाई स्कूल वाले खासकर ध्यान देंगे क्योंकि उनके ही सिलेबस में है। बिल्कुल ही जड़ से बताना है। देखिए, अम्ल अम्ल आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे पदार्थ देखा होगा, जैसे नींबू, इमली, दही, छिरका, टमाटर, कच्चा आम। ये सब पदार्थ खट्टे होते हैं। तो अम्लों की खास यही पहचान होती है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं। क्या? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल की परिभाषा है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये परिभाषा आप लोगों ने बहुत ही छोटी क्लासों में सीखा होगा, 6, 7, 8 में। आज भी बता रहे हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये परिभाषा आपकी हो जाती है कक्षा 6, 7, 8 के लेवल से। अब आप लोग देखेंगे तो इनमें कुछ पदार्थ भी होते हैं, लिख लेंगे। जैसे है दही, दूध बोले या दही। तो दूध में एक प्रकार का अम्ल होता है जिसे बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। तो एक पदार्थ दूध होता है जो कि खट्टा होता है, दही होता है, दूध से दही बनता है जिसमें ही लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरीके से दूसरा भी एक पदार्थ है छिरका या सिरका, जिसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार से नींबू या आंवला, नींबू तथा आंवला में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल। 4 नंबर पे आ जाता है आपका इमली। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरीके से और भी कुछ जीव जंतुओं में भी अम्ल पाए जाते हैं, देखा होगा आपने। जैसे चींटी का डंक, इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल। तो ये हो जाती है भैया अम्लों के बारे में कहानी। इसी प्रकार एक और पदार्थ होता है कच्चा आम या सेब। कच्चा आम या सेब में भी एक पदार्थ होता है माइनोलिक अम्ल। तो ये हमारे अम्ल हो जाते हैं, जिन्होंने ये पदार्थ आप लोगों ने देखा भी होगा। तो इन्हीं में ये अम्ल पदार्थ पाया जाता है। अब हम देखेंगे जो 9th और 10th के लिए जो परिभाषा अवेलेबल होती वो, तो कहा गया है आर्हीनियस
आर्हीनियस की अवधारणा के अनुसार, आर्हीनियस की अवधारणा के अनुसार एक लाइन में ही परिभाषित करेंगे। आर्हीनियस की अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं। आर्हीनियस की अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। ये रही भैया आर्हीनियस की अवधारणा। आर्हीनियस की अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। क्यों बताइए भैया। इसी प्रकार देखेंगे तो कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसे जब हम जलीय विलयन में अपघटित करेंगे तो हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन। इसी तरीके से होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे भी जब जलीय विलयन में अपघटित करोगे तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन। इसी तरीके से तीसरा अम्ल उठाएंगे नाइट्रिक अम्ल। इसे भी जब जलीय विलयन में अपघटित करोगे तो हाइड्रोजन आयन प्लस नाइट्रेट आयन। इसी तरह के बहुत सारे पदार्थ हैं। फास्फोरिक अम्ल क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरिक अम्ल में आ जाता है 3 हाइड्रोजन प्लस और PO4 माइनस। तो ये भी आपके अम्ल कहलाते हैं। बंधुओं बताइए समझ में आया या नहीं। इसी तरीके से अब देखेंगे दूसरी डिफिनेशन क्षार या क्षारक भी बोलते हैं। क्षार कहें या क्षारक। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या कहेंगे? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्या भैया समझा? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं या तीखे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा फिर यह तो छोटी परिभाषा हो जाती है। अब देखेंगे आर्हीनियस की अवधारणा के अनुसार। आर्हीनियस की अवधारणा के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में
हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से 4 हो जाएंगे। तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होगा प्लस सोडियम आयन निकलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होगा प्लस पोटेशियम आयन निकलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होगा प्लस अमोनियम आयन निकलेगा, दो हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होंगे प्लस कैल्शियम आयन निकलेंगे। तो इस प्रकार से भी आपका अम्ल और क्षार कंप्लीट हो जाता है। इतना आप लोग नोट करेंगे, इसके बाद लवण के बारे में अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद।